के नाकाम चांद मिशन के बाद वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का भारत को मशवरा। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि हिंदुस्तान को मशवरा है, बगैर सोचे समझे चंद्रयान जैसे मिशन बनाने का अभिनंदन। जैसे को लाइन ऑफ कंट्रोल पार चाय पीने भेजने जैसे मंसूबों पर पैसा लुटाने की बजाय अपने लोगों को गुर्बत से बाहर निकालने पर पैसा लगाएंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. India's Chandrayaan-3 mission has succeeded. And India has landed on the moon and Indians are over the moon. With the Chandrayaan-3 mission success, India has become the first country to land a spacecraft near the moon's south pole. India is the first country in the world to land a spacecraft near the moon's south pole. Just days after the grand success of the moon landing, India's space agency is gearing up for the next adventure. And this time, India is going to the sun. एक देश है जिसकी उम्र 70 साल से ज़्यादा हो चुकी है। एक संस्था है जिसने अपनी शुरुआत साइकिल से और एक चर्च से की। एक ख्वाब है जो भारत को अंतरिक्ष में पहुंचाना चाहता है। और काफ़ी सारी उपलब्धियां हैं जिसकी वजह से उस संस्था का नाम आज पूरी दुनिया ले रही है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अनमोल और आज हम बात करने वाले हैं इसरो के बारे में। आज हम देखने वाले हैं इसरो के इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के बारे में कि कैसे इसरो ने अपने आप को स्थापित किया, बावजूद इसके कि उसका बजट और उसकी कॉस्ट जो वो काम करता है उसमें लगने वाली लागत बहुत ही कम होती है। हम बात करेंगे कि चंद्रयान मिशन कहाँ से शुरू हुआ और किस तरीके से आगे ग्रो किया। उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर पूरी दुनिया इस बारे में क्यों बात कर रही है। हाउ बिग आर दीज अचीवमेंट्स, कैसे कितना कम बजट है इसरो का बाकी और एजेंसियों के मुकाबले और कितना ज़्यादा अचीव किया है इसरो ने। हम बात करेंगे कॉस्ट इफ़ेक्टिव ड्राइवर के बारे में जो इसरो को ड्राइव करता है, उसके मिशंस को ड्राइव करता है। और फिर हम जानेंगे कि अब यहाँ से इंडिया और इसरो इन सारी कामयाबी को कैसे लेवरेज कर सकता है। ये कहानी शुरू होती है 2003 से। 2003 अटल बिहारी वाजपेयी तब के तत्कालिक प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को ये अनाउंस किया कि भारत चंद्रयान 1 जैसा एक मिशन भेजेगा जो चंद्रमा की स्टडी करेगा। 2003 में जब ये अनाउंसमेंट हुई, अगर आपको उसके इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट के ऊपर जाना है तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना क्रिटिकल और डिसाइसिव मूव था। आपको ये समझना ज़रूरी है कि उस समय का इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट इंडिया का कैसा था। इंडिया सबसे पहले 1999 कारगिल वॉर से निकला था। कारगिल वॉर के हर एक दिन इंडिया $1 बिलियन खर्च कर रहा था। $1 बिलियन पर वीक इंडिया खर्च करता था। उसके साथ साथ इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लग गए थे 1998 में। वो इकोनॉमिक सैंक्शंस पोखरण के बाद लगे थे, जिसकी वजह से इंडिया को $US में 51.3 मिलियन एड जो मिलने वाली थी वो नहीं मिली थी और तब के कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा अमाउंट था। साथ साथ अगर आप इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे तो इंडियन इकोनॉमी को आप देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो मात्र $468 बिलियन की थी। आज इंडियन इकोनॉमी 3 ट्रिलियन से ऊपर की इकोनॉमी और इसकी ग्रोथ रेट भी 3-3.5% के आसपास रहती थी या फिर मोटा मोटी 4%, उससे ज़्यादा नहीं। इन सारे कॉन्टेक्स्ट में एक देश का प्रधानमंत्री है जिसके पास फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी सिचुएशन है, फिर भी वो ये तय करता है कि हमें
चंद्रमा पर जाना चाहिए, उस देश के साइंटिस्ट हैं जो ये तय करते हैं कि हमें चंद्रमा पर जाना चाहिए, चंद्रमा को स्टडी करना चाहिए, और इसरो ये काम करके दिखाता है, अपने आप को स्थापित करके दिखाता है। फिर बात आती है 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च होता है। चंद्रयान 1 जब लॉन्च होता है तो उसकी लागत सिर्फ $48 मिलियन रहती है, और उसका जो लाइफ साइकिल रहता है वो 2 साल का रहता है। चंद्रयान 1 से हमने एक ऑर्बिटर भेजा था और एक इम्पैक्ट प्रोब भेजा था। ऑर्बिटर इसलिए भेजा गया था क्योंकि वो चंद्रमा की सतह की स्टडी करेगा, चंद्रमा को ऑर्बिट करते करते। और इम्पैक्ट प्रोब इसलिए भेजा गया था कि क्योंकि हम चंद्रमा पे लैंड कर सकते हैं या नहीं, इस कैपेबिलिटी को जानने की। और जो इम्पैक्ट पॉइंट था उसको आज जवाहर पॉइंट के नाम से जाना जाता है, इम्पैक्ट प्रोब के इम्पैक्ट पॉइंट को। 2009 आते आते चंद्रयान 1 का जो ऑर्बिटर था उसने ये खोज करने में सफलता हासिल करी कि चंद्रमा के साउथ पोल पे वाटर मॉलिक्यूल्स या आइस जैसे कुछ सब्सटेंस हो सकते हैं। ये विश्व में पहली बार चंद्रमा के साउथ पोल को स्टडी करने के बाद ये फाइंडिंग्स आई थी। उस समय भी बहुत चर्चा हुई थी चंद्रयान 1 की। फिर यहाँ से चंद्रयान 1 जो है वो 2009 में 95% एक्यूरेसी के साथ अपना मिशन फिनिश करता है। अब इसरो तैयारी करने लगता है कि जो चीज़ हमें पता चली है चंद्रयान 1 से, उसको हम जा कर के उतर करके टेस्ट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि उस सतह पर एक्चुअली क्या है, जो हमने पाया था वैसा कुछ है या फिर उससे भी बड़ा कुछ है, जिससे ये संभावनाएं उत्पन्न हो पाए कि ह्यूमन लाइफ्स वहाँ पे कैसे सर्वाइव कर सकती हैं, क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। इन सब तैयारियों के बीच चंद्रयान 2 की प्लानिंग है। चंद्रयान 2 की प्लानिंग में 3 एस्पेक्ट थे। पहला, इसरो एक और ऑर्बिटर भेजना चाहता था जो चंद्रयान 1 के ऑर्बिटर की तरह और एडवांस तरीके से ऑर्बिट करते करते स्टडी करे। दूसरा, चंद्रयान 2 में इसरो लैंडर भेजना चाहता था और उसमें रोवर भेजना चाहता था। वो रोवर जो उतर करके चंद्रमा की सतह पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करे और ये पता लगाने की कोशिश करे कि क्या क्या एलिमेंट्स वहाँ पर हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। बट अपनी क्षमता और बजट को देखते हुए इसरो और भारतीय सरकार ने ये तय किया कि हम ऑर्बिटर खुद बनाएंगे, पर लैंडर रशिया के साथ जॉइंट डेवलपमेंट करेंगे, रशिया लैंडर बनाएगा। रशिया की स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, वो लैंडर बनाएगा। तो 2013 में तय हुआ कि ये मिशन लॉन्च होगा। 2009 में चंद्रयान 1 ख़त्म हो गया तो 2013 में लॉन्च होगा, पहले इसकी डेट है। बट 2013 तक रशिया लैंडर नहीं बना पाया, फिर इसको आगे बढ़ा दिया गया। 2016 में रशिया इस मिशन से एग्जिट कर जाता है। जब रशिया इस मिशन से एग्जिट कर जाता है तब इसरो ये तय करता है कि अब हम सारी चीज़ें खुद करेंगे, लैंडर भी हम बनाएंगे, रोवर भी हम बनाएंगे, ऑर्बिटर तो हम बना ही रहे थे। और इस पूरे मिशन को 3 साल के अंदर एग्जीक्यूट भी करता है चंद्रयान 2 के नाम से 2019 में। उसकी कॉस्ट मात्र $115 मिलियन रहती है। ऑर्बिटर सही से प्लेस कर दिया जाता है, लैंडर क्रैश लैंड कर जाता है। जब क्रैश लैंड कर जाता है लैंडर, तो पूरी दुनिया में आपने पहले भी देखा होगा, पाकिस्तान और बहुत सारे लोग ये कहने लगते हैं, बहुत सारे, कि इसरो का मिशन फेल कर गया। इसरो का मिशन फेल नहीं करता है। मिशन के 2 सिग्निफिकेंट पार्ट होते हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट आज भी चल रहा है, एग्जीक्यूटेबल है। इसरो का सिर्फ लैंडर क्रैश लैंड करता है। और उसके बाद जब ये सारी बुराइयाँ हो रही होती हैं तब इसरो तय करता है कि यार अब हम सिर्फ लैंडर भेजेंगे, और इसलिए चंद्रयान 3 की तैयारी होती है। और मात्र 3 साल के अंदर में इसरो लैंडर बना के उसको इमरजेंसी डिज़ाइन से इक्विप्ड करके, मोर एडवांस तरीके से बना करके और अपनी पिछली गलतियों से सीख कर 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च करता है और सक्सेसफुली लैंडर साउथ पोल पे उतारता है। इसको उतारने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें इसरो को पता चलती है, जैसे इसरो को ऑक्सीजन लेवल के बारे में पता चलता है, टेम्परेचर के बारे में पता चलता है। वहीं अगर इसके कॉस्ट की बात करें तो मात्र 73 मिलियन का कॉस्ट रहता है। सिर्फ 73 मिलियन के कॉस्ट में इसरो वहाँ पहुँच जाता है। और आपने सुना ही होगा कि बहुत सारी मूवीज़, चाहे वो बॉलीवुड की हों या हॉलीवुड की हों, उन मूवीज़ का बजट इस पूरे मिशन के बजट से ज़्यादा होता है।
बट अब समझने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्या किया इसरो ने कि पूरी दुनिया उसकी गुणगान करने पे आ गई। वो न्यूयॉर्क टाइम्स जिसने एक समय पर कार्टून बना करके इसरो को पोक किया था, वो आज ये लिख रहा है कि भारत पहला कंट्री बन गया जिसने ऐसा कारनामा किया। ऐसा क्या किया आगे? अगर इसके इम्पैक्ट को समझना है तो आपको ये समझना होगा चंद्रमा का साउथ पोल का रीज़न कैसा है, और उसके साथ साथ आपको इस कॉन्टेक्स्ट में भी इस चीज़ को समझना होगा कि लूनर मिशंस की सक्सेस रेट क्या है। लूनर मिशंस की जो सक्सेस रेट है वो लास्ट 60 ईयर्स में मात्र 40%। 109 लूनर मिशंस लॉन्च हुए और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 61 लूनर मिशन सक्सेसफुल हुए, जबकि 48 फेल हो गए। इतना डिफ़िकल्ट है वहाँ तक पहुँच के उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना। उसके बाद दूसरी एक चीज़ ये आती है कि जुलाई, हम सबको पता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जुलाई में पहुँच गए थे। जुलाई 1969 में नासा पहला ऐसा स्पेस एजेंसी और यूएस पहली ऐसी कंट्री बनी थी जिसका कोई व्यक्ति चंद्रमा पर पहुंचा था, सतह पर पहुंच गया था। और मज़ेदार बात यह है कि उनके पहुंचने के एक महीना बाद अगस्त 1969 में इसरो की तो स्थापना ही हुई थी। फिर भी आज तक, तब से लेकर आज तक लगभग 70 सालों में कोई भी कंट्री चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड नहीं कर पाया, क्योंकि वो एक अनएक्सप्लोर्ड रीजन था, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था और वहाँ पर लैंड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। आपको अगर इस कॉन्टेक्स्ट को समझना है तो आपको ये समझना होगा कि रशिया के लूना 25 के साथ क्या हुआ। रशिया कोई छोटी मोटी कंट्री तो है नहीं। आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि यूएसएसआर, जिसका एक प्रमुख पार्ट था रशिया, वो नासा से भी स्पेस मिशन में काफ़ी आगे था एक टाइम पे, 1960s और 70s के टाइम पे। यूएसएसआर पहला कंट्री था जिसने अपने ह्यूमंस को और बाकी सारी चीज़ों को अंतरिक्ष में भेजा था, फर्स्ट। तो यूएसएसआर के पास टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में एडवांसमेंट और बाकी सारी चीज़ों की कैपेबिलिटीज़ इसरो से आज भी ज़्यादा हैं, क्योंकि उनके पास हिस्टोरिकल लर्निंग्स बहुत ज़्यादा है जो इसरो के पास नहीं है। बावजूद इसके लूना 25, जिसका बजट भी इसरो से ज़्यादा था चंद्रयान से, फिर भी इसके वो क्रैश लैंड कर जाता है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में आप इस बात को समझ पाएंगे कि ये कितना डिफ़िकल्ट मिशन था, और इसीलिए पूरी दुनिया आज इसरो के बारे में बात कर रही है, उसको समझने की कोशिश कर रही है, और ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसा किया कैसे इसरो। बजट के एलोकेशन के हिसाब से इसरो का मून मिशन और बाकी सारे मून मिशन या इसरो के कोई भी मिशन कितने सस्ते होते हैं और कितना इम्पैक्टफुल होते हैं, तो आपको एक चार्ट से समझना चाहिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लूना 25 जो है वो रशिया का मिशन वो $200 मिलियन का था। इजराइल का स्पेस एल $100 मिलियन का था। जापान का आर मिशन 1 $90 मिलियन का था। वहीं इंडिया का टोटल कंबाइंड चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 ओवर द 20 ईयर्स 2003 से लेकर के 2023 तक टोटल कंबाइंड कॉस्ट मात्र $236 मिलियन, सिर्फ $236 मिलियन। इसके साथ साथ अगर सिर्फ ये तो चंद्रयान है, अगर अभी अभी लॉन्च हुआ आदित्य L1 की बात कर लें तो आदित्य L1 में भी आप देखेंगे कि इसरो का आदित्य L1 $50 मिलियन का है, और नासा का पार्कर सोलर प्रोब जो है वो $1500 मिलियन के कॉस्ट पे बना है। जबकि अगर कैपेबिलिटीज़ और फीचर्स की बात की जाए तो एक डिस्टेंस, प्रॉक्सिमिटी टू द सन, ये जो डिस्टेंस है इसमें एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है कि इसरो का जो आदित्य L1 है वो L1 पॉइंट तक रहेगा, यानी पृथ्वी से 1.5 मिलियन माइल्स, जबकि नासा का जो मिशन है वो सन के और क्लोज रहेगा, क्लोज टू 4 मिलियन माइल्स रहेगा पृथ्वी से उसकी दूरी क्लोज टू 4 मिलियन माइल्स रहेगा, सन के और क्लोज रहेगा। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सेम है। बावजूद इसके जो कॉस्ट है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है।
और फिर आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि बाकी सारी कंट्रीज़ अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का स्पेस प्रोग्राम पे कितना इन्वेस्ट कर रही हैं। स्टैटिस्टा के एक डेटा के मुताबिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन स्पेस प्रोग्राम्स इन 2020 एंड 2022 में आप ये पाएंगे कि यूएस जो है वो $64 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, चाइना उसके पीछे है $12 बिलियन से, उसके बाद फिर जापान है, फ्रांस है, रशिया है, ईयू है और सबसे लास्ट में है इंडिया $1.9 बिलियन। अगर दोनों के डिफरेंस की बात करें तो जो यूएस का मिशन है वो चाइना से 5 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है स्पेंडिंग, और जो इंडिया की स्पेंडिंग यूएस से है वो 32 टाइम्स कम है। मतलब कि यूएस इंडिया के स्पेंडिंग से 32 टाइम्स ज़्यादा स्पेंड कर रहा है। ये तो इसके कॉन्टेक्स्ट की बात हो गई। तो अब सवाल ये उठता है कि इसरो इतने कम बजट में इतना सब कुछ कैसे हासिल कर ले रहा है। भाई किसी को प्रॉब्लम तो है नहीं कि उसको अपने पैसे में आग लगानी है कि बोले कि भाई मेरे को ज़्यादा ही स्पेंड करना है। कुछ तो यूएसपी इसरो की होगी कि वो इतना कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से काम कर रहा है। उसका सप्लाई चेन, उसका मॉडलिंग, उसके प्रोसेसेस आखिर कैसे डिज़ाइन किए गए हैं कि वो इतने कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से इन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पा रहा है और सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पा रहा है। तो आपको अगर इसको समझना है तो इसरो के कॉन्टेक्स्ट में आप समझिए, आज इसरो को $1.9 बिलियन मिलते हैं। क्या आपको पता है कि जो अपोलो मिशन हुआ था 1960 और 1973 के बीच में, उसमें नासा ने जो एक्चुअल स्पेंडिंग किया था वो $28 बिलियन था, और उसका इन्फ्लेटेड स्पेंडिंग अगर आज निकाला जाए तो $280 बिलियन होता है। अगर हम स्प्लिट ऑफ कॉस्ट की बात करें, इसरो और नासा के बीच जो मून मिशंस हुए हैं उसमें अगर हम स्प्लिट ऑफ कॉस्ट करते हैं तो हम कॉस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी और ऑपरेशंस। टेक्नोलॉजी में नासा $420 मिलियन खर्च करता है, जबकि ऑपरेशंस में $4000 मिलियन खर्च करता है। जबकि इसरो टेक्नोलॉजी में मात्र 63 मिलियन खर्च करता है और ऑपरेशंस में 200 मिलियन। यानी कि इसरो की कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी नासा से 7 गुना कम है और कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस लमसम 20 गुना कम है। पर ये अचीव कैसे करता है इसरो? उसके पीछे के साइंस क्या है, उसके पीछे कैसे प्रोसेसेस डिज़ाइन है कि इस चीज़ को अचीव इसरो कर पाता है, इतना कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव कर पाता है। अगर इसको समझना है तो इसरो की कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी को हमको 4 भाग में बांटना पड़ेगा। पहला, रॉकेट कॉस्ट। रॉकेट कॉस्ट पर लॉन्च फॉर पेलोड जो इसरो का होता है वो तकरीबन $63 मिलियन का होता है, जबकि नासा का सिर्फ एक्सटर्नल रॉकेट की बात कर रहा हूँ मैं, वो $153 मिलियन के आसपास होता है। यहाँ अर्थमेटिस रॉकेट की बात नहीं कर रहा हूँ जिसका $1.5 बिलियन का खर्च है। अगर नॉर्मल रॉकेट की बात करूं, पैरेलल इक्वेशन में बात करूं, तो इसरो का रॉकेट लॉन्च नासा से 2.5x चीपर है, यानी 2.5 टाइम्स चीपर है। जबकि कॉस्ट ऑफ फ्यूल में इसरो नासा से तकरीबन 2 गुना कॉस्ट बचाता है। नासा फ्यूल में 2 गुना ज़्यादा खर्च करता है। कैसे बचाता है? इसरो स्लिंग शॉट मैकेनिज़्म का यूज़ करता है। स्लिंग शॉट मैकेनिज़्म से इसरो को फ़ायदा होता है और इसरो ग्रेविटी का यूज़ करके अपने मिशंस को एग्जीक्यूट करता है, और इसीलिए इसरो के मिशंस में टाइम ज़्यादा लगता है, बशर्ते कि बाकी और जो स्पेस एजेंसीज़ हैं, जो डेवलप्ड स्पेस एजेंसी है, उनके मिशन फास्टली एग्जीक्यूट होते हैं। इसरो अपने मिशंस को स्लोली एग्जीक्यूट करता है। अगर कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग की बात करें तो यहाँ बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल करके आता है। इसरो प्रोटोटाइपिंग, फिजिकल प्रोटोटाइपिंग बिल्कुल भी नहीं करता है, जबकि नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी फिजिकल प्रोटोटाइपिंग करते हैं टेस्ट करने के लिए कि उनका जो आइडिएशन है वो कितना सक्सेसफुल जा रहा है। इसरो वहीं
इसके उलट सॉफ्टवेयर्स पे और उसके सिमुलेशंस पे ध्यान देता है और उसको इतना करेक्टली करता है कि वो सिर्फ एक ही एक्चुअल फ्लाई ऑब्जेक्ट बनाता है, एक्चुअल फ्लाई थिंग बनाता है और उससे वो टारगेट अचीव करता है जो वर्ल्ड की बाकी सारी एजेंसीज अचीव कर पाती हैं। यहाँ पे बहुत मेजर चंक ऑफ कॉस्ट सेव किया जाता है। उसके बाद चौथे बार जो इसका पॉइंट है वो है इन हाउस डेवलपमेंट। इसरो कभी भी मार्केट में अवेलेबल जो इक्विपमेंट्स हैं उनको परचेज नहीं करता है। मोस्टली इसरो विद द हेल्प ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि आपके स्पेस साइंस से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, एस्ट्रोनॉजिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, IITs हैं या फिर और भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो साइंस सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके अपने इक्विपमेंट्स को और अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करता है। और ये पूरा का पूरा मॉडल हब मॉडल की तरह काम करता है। डिफरेंट एंटिटीज़ डिफरेंट इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं और इसरो उनको असेंबल करके लॉन्च करता है। आप अगर मून मिशंस और सन मिशन दोनों को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो अलग अलग पेलोड सेक्शन को बनाते हैं, जैसे URSC बैंगलोर, VSSC त्रिवेंद्रम, LPSC त्रिवेंद्रम, उसके बाद SAC अहमदाबाद, लियोस बैंगलोर, ये सारे TIFR, ये सारे इंस्टीट्यूशंस इसरो को मदद करते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट कॉस्ट में इसरो एक तो परचेज नहीं कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है उतना ही खर्च कर रहा है, जो सेलिंग प्राइस जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको बचा ले रहा है। साथ ही साथ अगर आप इसके कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस पे आइएगा तो आपको ये पता चलेगा कि इसरो इसलिए भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है क्योंकि इंडिया वाहिद ऐसा देश है जो कि यंग है, प्लस यहाँ पे लेबर स्किल्ड लेबर की कॉस्ट बहुत ही कम है। अगर सिर्फ एक डेटा के ऊपर नज़र डालें तो जो स्किल्ड एटमॉस्फेरिक और स्पेस साइंटिस्ट होते हैं उनको इंडिया में $8,000 दिया जाता है, जबकि एनुअल सैलरी के तौर पे, जबकि US में उनको $90,000 दिया जाता है, ऑलमोस्ट 11 टाइम्स। तो यहाँ पर एक मेजर चंक ऑफ मनी इसरो सेव कर लेता है अपने मिशन को लेकर। इस तरीके से इसरो अपने मिशन हर एक मिशन को कॉस्ट इफेक्टिव रखता है प्लस कारगर भी रखता है। सिर्फ मून मिशन की बात नहीं है, आप मून मिशन को देख लीजिए, मंगलयान को देख लीजिए, या फिर आप जो नेविगेशन सिस्टम है उसको देख लीजिए, या फिर अभी आदित्य L1 को देख लीजिए। हर एक मिशन में आपको एक USP कॉस्ट इफेक्टिवनेस दिखेगी ही दिखेगी। तो इस तरीके से इसरो बाकी सारी स्पेस एजेंसीज के बड़े बड़े बजट्स को बीट करते हुए अपने छोटे बजट में भी बड़े बड़े कारनामे कर जाता है। अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो कामयाबी है, चाहे वो चंद्रयान के ओवरऑल कामयाबी हो, मंगलयान की कामयाबी हो, या फिर अभी आदित्य L1 का सक्सेसफुल लॉन्च हो, इन सारी चीज़ों को इंडिया कैसे लेवरेज कर सकता है, क्या क्या चीज़ें इंडिया इनसे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से गेन कर सकता है। इस डिकेड में इसरो ने बहुत सारे सक्सेसफुल मिशन दिए हैं 2000 से लेकर के 2023 तक, और इन मिशंस की वजह से इंडिया अब अपने आप को स्पेस सेक्टर में एक लीडर की तरह प्रेजेंट कर सकता है। ये प्रेजेंटेशन से जो लीडर बनने की ख्वाहिश है, इमर्जिंग लीडर बनने की ख्वाहिश है ग्लोबल साउथ की, वो भी कहीं ना कहीं अटैच्ड है। कैसे? अगर कोई भी छोटी कंट्री जो ग्लोबल साउथ की है, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, ये अगर चाहते हैं कि उनको टेली कम्युनिकेशन में एक्सपर्टीज़ चाहिए तो वो इंडिया के पास आ सकते हैं। इंडिया उनको हेल्प कर सकता है, लो कॉस्ट पे हेल्प कर सकता है। उनको अगर डिफेंस सेक्टर में भी कोई भी तरह का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए तो इसरो की मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स साउथ चाइना सी रीजन में, इंडियन ओशियन रीजन में बहुत हेल्प करती है। इसके साथ साथ जो सोशल इम्पैक्ट है, किसी भी लीडर का एक इंक्लूसिव नेचर होता है। तो आप देखेंगे कि इसरो में वुमेन एनवायरनमेंट बहुत ही प्रोमिनेंट है। इसरो में वुमेन साइंटिस्ट बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, चाहे वो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान मिशन कल्पना हो, या फिर डॉक्टर रितु हो, या फिर बहुत सारी और साइंटिस्ट हैं जो कि वुमेन हैं और रिप्रेजेंट कर रही हैं और सारी चीज़ों को हासिल कर रही हैं। तो आप सोशली इंक्लूसिव इन्वायरमेंट दे रहे हैं,
आप टेक एक्सपर्टीज़ दे रहे हैं, आप डिफेंस सेक्टर एक्सपर्टीज़ दे रहे हैं, आप इस तरीके से अपने आप को प्लेस कर सकते हैं ग्लोबल साउथ में। इसके साथ साथ दूसरा जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है वो है सैटेलाइट लॉन्चिंग बिजनेस। अगर आपको समझना है तो आपको ये समझना चाहिए कि 2032 तक सैटेलाइट लॉन्चिंग बिजनेस तकरीबन 1800 बिलियन डॉलर का हो सकता है। और 1800 बिलियन डॉलर में से आज के डेट में इंडिया का मार्केट शेयर सिर्फ 2% है, ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में सिर्फ 2%। अगर इसरो सक्सेसफुली लॉन्च करता रहता है तो इंडिया इस पर्टिकुलर मार्केट शेयर को बहुत बढ़ा सकता है। बीते कुछ सालों में इंडिया ने फॉरेन सैटेलाइट्स के नाम पे 400 से ज़्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं और उनसे तकरीबन 225 से 230 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू कमाया है। इतना ही नहीं, जो ग्लोबल स्पेस टूरिज्म मार्केट है, ग्लोबल स्पेस टूरिज्म मार्केट भी बहुत तेज़ी से इमर्ज हो रहा है और आने वाले टाइम में ग्लोबल स्पेस टूरिज्म का एक महत्व होगा। तो 2023 में अगर ग्लोबल स्पेस टूरिज्म मार्केट देखें तो वो 1815 मिलियन का है, जिसका 2030 आते आते 8000 मिलियन यानी 8 बिलियन क्रॉस करने का अनुमान है। उसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 40% है। इस मार्केट को भी इसरो अपने कॉस्ट इफेक्टिव नेचर और सक्सेस रेशियो से ग्रैब कर सकता है और इस तरीके से इकोनॉमिकली इंडिया बेनिफिट हो सकता है। स्ट्रैटेजिकली इंडिया अपने आप को प्लेस कर सकता है ग्लोबल साउथ की तरह, एज ए ग्लोबल साउथ लीडर बता सकता है। बट इन सारी चीज़ों के बाद अब कुछ सवाल भी बनते हैं। दोस्तों, समझना ज़रूरी है कि इतने कम बजट में हमें इसरो जैसी संस्था तो मिल गई, बट क्या हम उसका बजट बढ़ा नहीं सकते हैं? वो भी तब जब बहुत सारी एजेंसीज़, बहुत सारी और चीज़ों में हम बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में इस बात को रखूं तो देश की 3 पार्टीज़ के बारे में, मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मैं बस 3 पार्टीज़ के एड स्पेंडिंग के बारे में अगर आपको बताऊं। दिल्ली गवर्नमेंट ने, आपको पता है, पिछले कुछ सालों में 1000 करोड़ से ज़्यादा स्पेंड किया ऐड में, जबकि बीजेपी ने 6000 करोड़ से ज़्यादा स्पेंड किया और यूपीए की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे 2000 करोड़ से ज़्यादा स्पेंड कर रही थी। हम एड कैंपेन्स और बाकी सारी चीज़ों में इतना स्पेंड कर रहे हैं, बट इसरो के बजट को और बढ़ाने के लिए अभी 12000 करोड़ है, हम क्या उसको 20000 करोड़ या 22000 करोड़ रुपए दे सकते हैं ताकि चीज़ें और अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो पाएँ और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो पाएँ। इस बारे में मुझे, आपको और हमारी देश की सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका जो भी कमेंट होगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ये हमारा पहला प्रयास था। मैंने कोशिश करी कि जितनी भी चीज़ें मैं सिंप्लीफाइड तरीके से बता सकूं मैं बताऊं, पर मैं जानता हूं कि सुधार की गुंजाइश अभी बहुत है और आगे भी रहेगी। आप लोग लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, आप देख रहे हैं, आप हमें सजेशन दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव और पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारा प्यार बनाए रखिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब आएँ आपको इत्तला हो जाए। आज के लिए इतना ही, विदा लेता हूँ आपसे, आपका होस्ट और दोस्त अनमोल।